क्या दोस्तों आपको पता है दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है? बीसीसीआई की जो महिला क्रिकेट टीम की चयनित पैनल है, तो इस पैनल में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? और बहुत से हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो हाल ही में यूपीएससी एस्पिरेंट, सुप्रीम कोर्ट और हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुर्खियों में रहा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 30 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वास्थ्य के अधिकार व जीवन के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 21 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 21, और 21 में स्वास्थ्य के अधिकार व जीवन के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। लेकिन यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? कोविड-19 के चलते बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, और उन्होंने हाल ही में जो आयोजित होने वाली है यूपीएससी की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है, इसको हाल ही में पोस्टपोन किया जाए, इस तरह की बात रखी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 4 अक्टूबर को ही यह एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा। और कोविड-19 के चलते बहुत से हमारे ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो अपने गांव से दूरस्थ 400-300 किलोमीटर किसी शहर में यदि एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो कोविड-19 से संक्रमित होने का एक खतरा भी है। तो हाल ही में यह इश्यू सामने आया है। तो देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की जानी है, और देश के 20 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस समय में परीक्षा आयोजित करना उम्मीदवारों की हेल्थ और सेफ्टी दोनों को लेकर खतरा पैदा कर सकती है। यानी कि इस एग्जामिनेशन को हाल ही में नहीं आयोजित किया जाए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यह परीक्षा तो आयोजित होगी ही, और इस महामारी में भी ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से परीक्षार्थियों को मजबूरन 300-400 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते समय इन परीक्षार्थियों के संक्रमित होने की आशंका है। और यह संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए स्वास्थ्य के अधिकार व जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है, और यहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और यहां जब अनुच्छेद 21 का जिक्र किया गया है तो मैं आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है इसके बारे में बताना चाहूंगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी व्यक्ति के स्वतंत्र जीवन से जुड़े कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का उदार निर्वचन करते हुए इसके अंतर्गत कई अन्य अधिकार सम्मिलित कर दिए, जो इस प्रकार है। आजीविका का अधिकार, इसका भी वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 में। साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, एकांत का अधिकार, नींद का अधिकार या सोने का अधिकार, और भोजन का अधिकार, और इन सभी अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय दूरस्थ नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई, जिसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ट्राई का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी पी डी वाघेला को।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पी डी वाघेला, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। पी डी वाघेला के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी है और कार्यकाल रहेगा 3 साल तक के लिए। वो हमारे इस ट्राई के चेयरमैन के रूप में 3 साल तक के लिए वो पदभार संभालेंगे। और पी डी वाघेला किसका स्थान लेंगे? RS शर्मा का स्थान लेंगे। और RS शर्मा का कार्यकाल 30 सितंबर यानी कि आज ही के दिन समाप्त होने जा रहा है और पी डी वाघेला बन गए हैं ट्राई के चेयरमैन। और वहीं पी डी वाघेला को 31 जुलाई 2019 को फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो उनकी जगह गुजरात कैडर की 1988 बैच की IAS अधिकारी अपर्णा स्थान लेंगे। और दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहूंगा तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान को $300 मिलियन और $300 मिलियन को हमारे भारतीय रुपयों में यदि बात करें तो लगभग 2200 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी किसने दी है? राजस्थान को $300 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। $300 मिलियन राशि का कहां उपयोग किया जाएगा? राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। और इस परियोजना में राजस्थान के कैसे शहरों को शामिल किया गया है? तो एक मापदंड तय किया गया है कि तकरीबन 20,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहर है इसको इसमें शामिल किया गया है। और इस परियोजना से राजस्थान के 14 शहरों के तकरीबन 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति संबंधी सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। साथ ही लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता संबंधी सेवाएं उपलब्ध की जाएगी, यह $300 मिलियन से। और जब यह ऋण दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ADB की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। और ADB का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और ADB के कुल सदस्य कंट्री कितने हैं? 68। और ADB के वर्तमान अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत में बसे अलग अलग 565 छोटे बड़े रजवाड़ों रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की सहायता किसने की थी? दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने सेट क्यों किया है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहां हमारे भारत देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तकरीबन छोटे बड़े ऐसे 565 छोटे बड़े रजवाड़े थे। आपने कहीं पढ़ा होगा कि 562, लेकिन 3 ऐसे रजवाड़े जो भारत में शामिल नहीं हुए थे लेकिन बाद में शामिल कर लिए गए। और दोस्तों यह 3 ऐसी रियासतें कौन थी? उनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एक बात मैं बता दूं, एक तो है जूनागढ़ और दूसरे कौन, वो आपको बताना होगा। तो भारत में बसे अलग अलग 565 छोटे बड़े रजवाड़ों रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उनके एक सेक्रेटरी जिसका नाम है VP मेनन। जी हां दोस्तों, VP मेनन ने सहायता की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है VP मेनन। तो VP मेनन को आज हमने याद क्यों किया? क्योंकि VP मेनन का जन्म 30 सितंबर 1893 को केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। क्या यानी कि आज ही के दिन VP मेनन का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और ऐसे व्यक्ति के जिन्होंने भारत के एकीकरण में सरदार पटेल के साथ साथ एक अहम भूमिका निभाई। 30 सितंबर 1893 VP मेनन का जन्म। और उनके पिता एक विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। बचपन में अपनी पढ़ाई का बोझ घर वालों के ऊपर से उठाने के लिए मेनन ने घर से ही भाग गए थे दोस्तों। और आप भी सोच रहे होंगे कि अपनी जिम्मेवारी अपने परिवार पर न हो तो आपको भी मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप भी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन पास करें और आप भी एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बने। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की सहायता करने वाले VP मेनन ने अपनी पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। क्या नाम है?
यहां आप देख सकते हैं इस किताब की फ्रंट पेज, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में भारत के निर्माण में सरदार पटेल ने रचनात्मक भूमिका की बात कही थी। तो यह किताब किसने लिखी थी वो भी आपको पता होना चाहिए, वीपी मेनन। और अगर भारत के तत्कालीन सलाहकार वीपी मेनन नहीं होते तो शायद अकेले वल्लभ भाई पटेल भी भारत को एक नहीं कर पाते, ऐसा माना जाता है, क्योंककि वीपी मेनन की जो कुशाग्र बुद्धि थी वो यहां काम कर गई है। और वीपी मेनन का निधन 31 दिसंबर 1965 को हुआ था। क्लियर दोस्तों, हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन दोनों महानुभावों के बारे में पता होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा सैंडलवुड स्पाइक डिजीज किस वृक्ष का एक विनाशकारी रोग है? दोस्तों यहां आप इमेज में देख सकते हैं सैंडलवुड स्पाइक डिजीज जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है वो दोस्तों चंदन के वृक्ष का एक विनाशकारी रोग है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंदन। लेकिन भारत में चंदन के वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं और कहां पर इस तरह का रोग हाल ही में फैला है? क्योंकि यहां जब इसी चंदन में इस तरह की बीमारी फैलती है तो उसे काटना पड़ता है दोस्तों, पेड़ को काटना पड़ता है। तो देखो कर्नाटक एवं केरल में इन सुगंधित वृक्षों के प्राकृतिक आवासों में सैंडलवुड स्पाइक डिजीज का संक्रमण फिर से फैल गया है। चंदन के वृक्षों को भारत विशेषकर कर्नाटक का गौरव माना जाता है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। और आपने कहीं चंदन चोर के बारे में पढ़ा होगा, मैं इस विलेन का नाम लेना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन चंदन चोर भी कोई कहलाता था। केरल के मरयूर में चंदन के पेड़ों की प्राकृतिक आबादी और कर्नाटक में MM हिल सहित विभिन्न आरक्षित वन सैंडलवुड स्पाइक डिजीज से बहुत अधिक संक्रमित है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। दोस्तों जब इस तरह का जब रोग पाया गया है इस हमारे प्राकृतिक वनस्पति में तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। और वर्तमान में इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित पेड़ को काटने एवं हटाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो हाल ही में आपको भी पता है कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे इस तरह के पेड़ का कितना ज्यादा महत्व है, लेकिन हाल ही में इस रोग की वजह से चंदन के पेड़ काट दिए जा रहे हैं। और इस रोग के कारण प्रत्येक वर्ष 1 से 5% चंदन के पेड़ नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि इसके प्रसार को रोकने के लिए उपाय नहीं किए गए तो यह रोग चंदन के वृक्षों की पूरी प्राकृतिक आबादी को नष्ट कर सकता है। और वर्ष 1907 में तत्कालीन मैसूर के महाराजा ने इस रोग का इलाज खोजने वाले को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की थी। और वर्ष 1792 की शुरुआत में टीपू सुल्तान ने इस मैसूर का रॉयल ट्री घोषित किया था। टीपू सुल्तान ने चंदन के वृक्ष का रॉयल ट्री घोषित किया था। छठा क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसको महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बीसीसीआई पूरा नाम बोले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई ने महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों नीतू डेविड को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीतू डेविड। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं तो महिला राष्ट्रीय चयन पैनल जिसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नीतू डेविड को। लेकिन नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों के नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मिट्ठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना जो इस निर्वाचित पैनल के अन्य सदस्य है। और नीतू डेविड के नेतृत्व वाले पैनल को 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। कितने? 4 साल की अवधि के लिए इस पैनल को नियुक्त किया गया है। और यह हेमलता कला की अगुवाई वाले पिछले पैनल का स्थान लेगा जिसका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था। और बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन है? वर्तमान में अंतरिम सीईओ है हेमंग अमीन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? हमारे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। और बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। 7वां क्वेश्चन,
राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किसने किया? आपको भी पता है कि हमारे भारत के ऐसे बहुत से दूरस्थ क्षेत्र है जहां पर इंटरनेट सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो वहां बच्चों को शिक्षा से वंचित कैसे किया जाए, तो यहां शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए हाल ही में ओडिशा सरकार ने एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा सरकार। बोले तो नवीन पटनायक, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी न होने के कारण अधिकांश छात्राएं शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसीलिए ओडिशा सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए एक रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है और यह प्रतिदिन 15 से 20 मिनट एक प्रोग्राम आपको सुनाई देगा और वो भी आपको 5 से 6 पेज पढ़ा देगा रेडियो। तो ओडिशा के 60 लाख छात्रों में से लॉकडाउन के दौरान मुश्किल से 22 लाख तक ही ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से वो पढ़ रहे थे। यानी कि 22 लाख पढ़ रहे थे, तो जो बाकी बचे वो कहीं शिक्षा नहीं ले रहे थे। और इसीलिए एक रेडियो, आपको भी पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए हमारे देश के कोने कोने में पहुंच जाते हैं, तो रेडियो एक ऐसा सुलभ साधन है जिनके जरिए आप ऑनलाइन एजुकेशन पा सकते हैं। और बात करते हैं ओडिशा सरकार की, तो ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल जिसका नाम है रथ यात्रा, प्रतिवर्ष का आयोजन होता है। तो देखो इनसे जुड़े हुए और क्वेश्चन, रथ यात्रा निम्न में से किस राज्य का राज्य उत्सव है? ओडिशा राज्य का। जगन्नाथ यात्रा का आयोजन कहां किया जाता है? ओडिशा के पुरी में किया जाता है। और ओडिशा की बात करते हैं तो आप मैप में देखिए कि यहां बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ यह ओडिशा राज्य, जिसके अगल बगल में पश्चिम बंगाल, यहां पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहां पर आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। और ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और ओडिशा का लोक नृत्य है ओडिसी। 8वां क्वेश्चन, 26 सितंबर 2020 को निम्न में से किस समाज सुधारक और शिक्षाविद की 200वीं जन्म जयंती मनाई गई? 26 सितंबर को हमारे भारत देश के एक जाने माने समाज सुधारक और शिक्षाविद, उनकी 200वीं जन्म जयंती मनाई गई। उस हमारे समाज सुधारक का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप इमेज में देख सकते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। यानी कि 2020 में हाल ही में 200 साल पूर्ण हुए और वर्ष 1839 में उन्हें संस्कृत और दर्शन में विशेषज्ञता के लिए विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। विद्यासागर का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का महासागर। और 21 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हो गए थे। और उनकी बंगाली पुस्तक बर्नो परिचय को आज भी बंगाली अक्षर सीखने के लिए एक परिचयात्मक पुस्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपको यह भी बात याद रखनी है कि बर्नो परिचय वो किस हमारे महान लेखक की एक किताब का नाम है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और उनके अथक संघर्ष का यही एक परिणाम था कि भारत की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया और 29 जुलाई 1891 को 70 वर्ष की उम्र में कोलकाता में उनका निधन हो गया था। यानी कि हमारे एक महान समाज सुधारक जिसकी हाल ही में 200वीं जन्म जयंती मनाई गई। 9वां क्वेश्चन, ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों, ICMR जिसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसके वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। वो हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। और वैक्सीन वेब पोर्टल को जब लॉन्च किया है तो यह क्या है?
यह पोर्टल भारत और विदेशों में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा यह पोर्टल। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री की बात करें तो भारत में नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, उपचार, प्रबंध, नवाचार और अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों आदि से संबंधित आंकड़े एकत्र करेगी यह राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री। और जब बात करते हैं ICMR की तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, यह बात भी आपको याद रखनी है। और उसकी स्थापना 1911 में हुई है। कब से? 1911 में। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ कहां किया? दोस्तों, कल ही हमारे प्रधानमंत्री श्री ने उत्तराखंड में, किस राज्य में? उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। और 6 परियोजनाओं में 2 बड़ी ऐसी परियोजनाएं जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो आप यहां पढ़ लीजिए, 29 सितंबर 2020 को 11 बजे इसका उद्घाटन किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया। क्या लिखा है? उत्तराखंड में नमामि गंगे से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण। उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे बसे 17 शहरों के प्रदूषण से निपटने के लिए कुल 30 परियोजनाएं अब तक पूरी हो जाएंगी। और मुनि की रेती में 75 लाख लीटर दैनिक क्षमता का संयंत्र देश का पहला 4 मंजिला उपचार संयंत्र होगा। कहां? मुनि की रेती में। और दूसरी बात बताऊं तो जगजीतपुर में 6 करोड़ 80 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मल जल उपचार संयंत्र का निर्माण किया गया है। और जगजीतपुर परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी के हाइब्रिड एन्युटी मोड से तैयार पहली मल जल उपचार परियोजना है। तो यह दोनों योजनाओं के बारे में आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन, NCAER ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? NCAER ने 2020-21 यानी कि वर्तमान हमारे चालू वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी नेगेटिव 12.6% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेगेटिव 12.6%। यहां एक टर्म आया NCAER, इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2020-21 के लिए शेष 3 तिमाहियों में गिरावट की संभावना के साथ नेगेटिव 12.6% की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है NCAER ने। और 2021-22 के लिए NCAER ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में 7% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है। और जब बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1956 में हुई। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया का निधन हो गया, वे कौन थी? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं, नाम है डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया। जिसका निधन हो गया है वो एक जानी मानी अर्थशास्त्री थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, उन्होंने दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, जिसे शॉर्ट में बोले तो ICRIER के निदेशक और फिर अध्यक्ष के रूप में कुल 15 वर्षों तक सेवा की। और ICRIER को एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक भी बनाया। और बात करते हैं डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया की, तो उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में 3रे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA की शाखा निम्न में से किस शहर में खुलेंगी? पहले तो NIA का पूरा नाम आप पढ़ लीजिए। पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसकी नई शाखाएं किस शहर में खुलेगी? इंफाल, चेन्नई और रांची, तीनों स्थानों पर खुलेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जल्दबाजी से कहीं गलती न कर बैठो, यह बात का आपको ध्यान रखना है, उपर्युक्त सभी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की 3 नई शाखाओं की स्वीकृति दे दी है। नई शाखाएं खुलने से आतंकरोधी जांच एजेंसी एनआईए को संबंधित राज्यों में किसी आपत्ति स्थिति से तुरंत निपटने में सुविधा मिलेगी। अभी एनआईए के दिल्ली स्थित मुख्यालय के अलावा 9 शाखाएं कार्यालय है। कितनी? 9 शाखा कार्यालय है और 3 नए बनेगी। और भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है जिसका नाम है एनआईए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। क्लियर दोस्तों? और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है? नंदी हिल्स कर्नाटक राज्य में स्थित है। और क्यों सुर्खियों में रहा वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे पूज्य बापू श्री ने वहां अपने जीवन के 45 दिन गुजारे थे और इसलिए सुर्खियों में रहा है नंदी हिल्स जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है रीना पालवे फ्रॉम डांग, मेर सोनल फ्रॉम गुजरात सुरेंद्रनगर सायला से, चिराग पटेल फ्रॉम गोधरा पंचमहाल से, विकास कुमार जल गोविंचाक, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। नीलेश राठौड़ फ्रॉम अहमदाबाद, भावना रोहित फ्रॉम गुजरात के नडियाद से। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। और पटेल दिनकर वो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। मित्तल ओडेद्रा, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया और पहली बार जुड़ने के लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और रसिक कुकड़िया फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से, प्रवीण जाला फ्रॉम गुजरात बड़ौदा से, और इसी के साथ साथ परमार करीना फ्रॉम गिर सोमनाथ, मयूरी भावसार, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, और संजय राठौड़ फ्रॉम आनंद से। इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उनमें से कुछ आउट ऑफ स्टेट है, वो है मोहम्मद अकरम और वो है वेस्ट उत्तर प्रदेश के शामली से, तो आपका भी आंसर सही है। दीपिका मेवाड़ा फ्रॉम मध्य प्रदेश के उज्जैन से, वो लगातार इसके बारे में डिटेल में आंसर बता रही है, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। अवनीश यादव और शिवानी रानी कश्यप फ्रॉम दिल्ली से, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और मैंने जो बताया इससे भी ज्यादा डिटेल में आंसर दिया है शिवानी रानी कश्यप ने, आपको वेरी वेरी थैंक। और हेमराज माली फ्रॉम राजस्थान से, और राजेश बोरीचा फ्रॉम गुजरात अमरेली बगसरा से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है जिसे क्या कहा जाता है? हमारे प्रधानमंत्री श्री ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया कि तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है जिसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और सही आंसर ढूंढकर आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और हमारा वीडियो वाकई में आपको यूनिक लगता है, हेल्पफुल लगता है, क्वालिटी की दृष्टि से बेटर या बेस्ट लगता है, तो दोस्तों लाइक कीजिए और आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस दोस्तों छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।